नमस्ते, मैं डॉली सारस्वत अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के फेसबुक लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे स्नीफल्स के बारे में। स्नीफल्स जिसका संबंध हमारी नाक से है और नाक हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज के टॉक में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा। He has mentored and trained scores of surgeons and helped start cochlear implant centers across the country. He has also performed live surgeries at various workshops and conferences. He is associated as senior consultant and director, professor and head in Department of ENT and head neck surgery at Apollo Hospital, Ahmedabad. नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसा आज हमारा टॉपिक है स्नीफल्स, तो पहला क्वेश्चन यही है कि स्नीफल्स क्या होता है? जी। स्नीफल्स शब्द जो है उसका हम देखें अगर तो उत्पत्ति स्निफ करने से, स्निफ करना यानी ऐसे करके जब हम करते हैं उसे स्निफ करना बोलते हैं, या जोर से जब सांस लेते हैं ये देखने के लिए कि हम कोई चीज़ सूंघना चाहते हैं या अच्छी तरह से सांस लेना चाहते हैं, तो वो जो एक जोर की प्रक्रिया जो करते हैं वो स्निफल कहलाता है। आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी आदमी जब सांस लेता है तो वो स्निफल्स उस पे नहीं होते, वो स्निफ नहीं करता है, वो शांति से एट रेस्ट आराम से सांस ले रहा होता है। लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके सांस लेनी पड़ती है। और ऐसे जब स्थिति आती है जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करके सांस लेनी पड़ती है तो उसके कई कारण होते हैं जिनको हम देखते हैं और पता करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके लिए उसका प्रॉपर इलाज जो है वो किया जाता है। जी सर। सर, जैसे आपने बताया कि स्नीफल्स का संबंध हमारी नोज से है या नेजल ट्रैक्ट जिसे हम नाक की नली बोलते हैं, जी इसका प्रमुख तौर पर क्या फंक्शन या क्या काम होता है? देखिए, हमारा नाक जो है वो माध्यम है जिसके थ्रू हम जो सांस लेते हैं, श्वासोश्वास की जो क्रिया है वो नाक से शुरू होके और लंग्स तक जाती है। ठीक है, तो हम लोग जो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, हवा में से जो भी हम चीज़ लेते हैं, तो हवा का जो एंट्री पॉइंट है, हवा का एंट्री पॉइंट हमारा नाक है। ठीक है, तो नाक में से जैसे ही हवा जाती है तो हवा क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर से प्रभावित होती है, डस्ट से प्रभावित होती है। तो या तो वातावरण ठंडा है या गर्म है या फिर धूल है, धूल है, कुछ और डस्ट पार्टिकल उसके अंदर पड़े रहते हैं। लेकिन हम जो भी ये हवा शरीर को देते हैं जिसके अंदर से वो ऑक्सीजन लेता है लंग्स, तो उसे हम साफ सूफ करके और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाके देना चाहते हैं। तो नाक हमारे एक एयर कंडीशनर का काम करता है। नाक के अंदर की रचना ऐसी होती है कि अंदर जब हवा जाती है तो पहले फर्स्ट फिल्टर नाक पे होता है, तो फिल्टर होके जाता है, तो बड़े बड़े धूल धक्कड़ जो है वो पहले ही छट जाते हैं। उसके बाद में जो हवा अंदर जाती है उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर पे उसको उस हवा को मेंटेन करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए नाक के अंदर की रचना ऐसी है कि अंदर ब्लड वेसल्स इस तरह के होते हैं कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून घूम रहा होता है तो वो एक गर्मी पैदा करता है और वो गर्मी देता है वो हवा जो अंदर से जा रही होती है उसको। तो वो जो वार्मथ है वो उसकी बॉडी टेम्परेचर पे आ जाती है। तीसरी चीज होती है कि हमको उसको मॉइस्चर देना होता है, तो एकदम से मतलब ड्राई एयर नहीं दे सकते हैं, थोड़ा वेट एयर दिया जाता है। तो वो भी हमारे नाक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, वो जो उसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं तो उसमें से वो हवा थोड़ा मॉइस्चर लेती है। तो एक वार्म मॉइस्ट क्लीन एयर ये बना के नाक उसे लंग्स को देता है। यानी कि नाक हमारा एक एयर कंडीशनर का काम करता है और साफ सुथरी छनी हुई बॉडी टेम्परेचर पे जो हवा है जिसके अंदर ऑक्सीजन है ही वो लंग्स को दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा नाक काम करता है। जी सर। जी मतलब नोज का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस जी होते हैं। साथ में मैं ये पूछूंगी स्नीफल्स के कॉजेस क्या है, किस वजह से हमें स्नीफल्स होता है? देखिए, दो तीन चीजें तो इसमें बहुत ही डायरेक्ट पता चल जाती है कि आदमी कब जोर लगाता है सांस लेने में। पहली चीज, एक तो या तो कोई अवरोध आता हो उसके नाक के जो पैसेज है उसके अंदर,
नाक से लेके लंग्स तक में कहीं पैसेज में कोई अवरोध आता है, ज़्यादातर प्रायः ये नाक में होता है, तो उसे स्निफल्स होंगे। या फिर कोई भी व्यक्ति को एलर्जी रहती है, तो बार बार उसके नाक से पानी गिरता है, तो ऐसा करके पूरा नाक साफ करना जाता है, या वो अंदर से जो जो उसके जो लिक्विड ड्रॉप्स आते हैं उसको अंदर की तरफ खींचना चाहता है, तो स्निफल्स होता है। अगर हम देखें कि नाक में किन कारणों से अवरोध होता है, तो नाक की रचना समझना जरूरी है। नाक को दो भाग में बांटा जाता है, जैसे दो नोस्ट्रिल्स बोलते हैं हम लोग, राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल, और बीच में एक पर्दा होता है। जो नाक का पर्दा है उसमें से दोनों तरफ से एक जगह होती है जहां से हवा जाती है। दूसरी चीज कि नाक की जो लेटरल वॉल है, यानी कि जो बाजू उसकी जो वॉल्स हैं साइड्स की, उसके अंदर तीन हड्डियां होती है, जैसे तख्त की तरह तीनों तरफ तीन हड्डियां दोनों तरफ रखी हुई होती है, जिन्हें हम टर्बिनेट कहते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि या तो जन्म से ही, जन्म के वक्त या बाद में किसी चोट वोट लगने से नाक का पर्दा सीधा न रहकर टेढ़ा हो गया होता है। तो जब नाक का पर्दा टेढ़ा होता है तो क्या होता है कि एक तरफ से हवा का बहाव ज्यादा होता है, एक तरफ से कम होता है। जब इस तरह से इम्बैलेंस जाती है हवा की, तो जब वो दोनों दोनों नाक में से दोनों नाक के छिद्रों में से जब हवा जाती है, तो पीछे जाके एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है, यानी नाक के पीछे का भाग जिसे हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वहां पर जब हवा पहुंचती है तो वहां पे एक चकडोल बन जाता है, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से हवा ज्यादा जा रही है, एक तरफ से कम जा रही है। तो इसके कारण भी उसे जोर से खींचना पड़ता है, तो ये भी एक कारण होता है। तो हम चाहेंगे कि प्रायः सबका नाक जो है पर्दा हो वो बीच में स्थित हो, मिड लाइन में रहे, ताकि दोनों तरफ से हवा बराबर जा सके, पीछे कोई टर्बुलेंस क्रिएट ना हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक तो जोर से लेना पड़ता है उसको, दूसरी चीज दौड़ने में, एट रेस्ट बैठे या सोते वक्त उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर क्या होता है कि ऐसे में डस्ट पार्टिकल जो न छन पाए हो और वो नाक के अंदर से चले जाते हैं, तो वो नेजोफेरिंक्स में बाएं तरफ या दाएं तरफ वो डिफ्लेक्ट होके वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। सॉरी। तो ये जो डस्ट पार्टिकल वहां पे इकट्ठा होता है वो फिर एक एलर्जी जनरेट करता है, और उस एलर्जी के रिएक्शंस आने चालू होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि नाक के पर्दे के कारण कोई अवरोध है। तो दूसरा होता है कि नाक के अंदर कभी जो पॉलिप्स हो जाते हैं, जिसे हम मसे कहते हैं, तो नाक के अंदर जितने साइनसेस हैं उसके साइड्स में, उसकी चमड़ी जब लटक के अंदर अंगूर की तरह गुच्छे बन जाते हैं, या एक चमड़ी लटक के एक पॉलिप मास बन जाता है, तो भी अवरोध करेगा। तब भी आदमी को जोर लगा के खींचना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, सांस में तकलीफ होगी और उसे अच्छा नहीं लगेगा सांस लेते हुए, वो ले नहीं पाता है ठीक से, तो उसके चलते साइनसेस के प्रॉब्लम है, हेडेक है, और चीजें होनी चालू हो जाती है। जी जी सर। जैसे आमतौर पे हमें जब भी कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होते है, तो उसके कुछ लक्षण यानी कि सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। स्निफल्स में प्रमुख तौर पे कौन से सिम्टम्स हमें दिखते हैं? सबसे ज्यादा क्या होता है कि जिसको अगर एलर्जी के चलते है, तो जिसको एलर्जी के चलते है तो वो छींके बहुत आएगी, नाक से पानी का बहाव होता रहता है, बूंद बूंद गिरे या ज्यादा गिरे, एक नाक से गिरे, दो नाक से गिरे, नाक बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, मुंह खोल के सांस लेना, ये सब चीजें शुरू जो सामान्यतः एलर्जी जब होती है तो उन सब से होता है। दूसरी चीज, कुछ लोगों को के सांस ले ही नहीं पाता है ठीक से, मुंह से लेनी पड़ती है, तो जिनको पॉलिप्स हो गए हो तो उनको तकलीफ होती है, तो सांस ठीक से ले नहीं पाते हैं, नाक से हवा जा ही नहीं रही होती है, तो मुंह खोल के लेते हैं, रात को मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। और या फिर जब सांस लेते हैं तो एक आवाज आती है, पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी वो आवाज सुन सकता है, ऐसी आवाज आने लगती है। तो ये सब जब लक्षण होने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है नाक के इस पूरे रूट में। नाक से जो लंग्स तक जाता है, तो मेन नाक का जो रूट है, तो नोज से नेजोफेरिंग्स तक कहीं पर भी अवरोध है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि दोनों तरफ तीन तीन हड्डियां होती है जिन्हें टर्बिनेट बोलते हैं हम। तो किसी को एलर्जी बहुत रहती है या कोई बीमारी होती है तो टर्बिनेट भी फूल जाते हैं, तो टर्बिनेट फूल जाएंगे तो भी वो जगह कम हो जाती है। दूसरी चीज के साइनसेस जितने हैं हमारे, मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस, तो ये सब साइनस जो है, फ्रंटल साइनस है, स्फिनॉइड साइनस है, ये साइनसेस का जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज नाक के अंदर होता है। तो जब नाक के अंदर वो ड्रेनेज ठीक से नहीं हो पाता है, किसी कारणवश एलर्जी के चलते या किसी पॉलिप के चलते, जो ये साइनस का ड्रेनेज है
वो अगर ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक होता है तो साइनस के अंदर कलेक्शन होना चालू होता है और साइनस में फिर कलेक्शन चालू होता है तो वहाँ पानी भर जाता है, वहाँ पे पॉलिप बन जाते हैं, तो उसके चलते हेडेक चालू हो जाता है और लोकली ये जो ब्लॉकेज है, लोकली आसपास के एरिया को थोड़ा खराब करने लग जाता है। तो जिस जगह पे हवा होनी चाहिए थी, उस जगह पे यदि कोई तरल पानी जैसा पदार्थ है तो तकलीफ पड़ जाती है, या कोई मांस बन गया है तो तकलीफ पड़ जाती है, कोई ट्यूमर हो गया है, कोई पॉलिप हो गया है तो तकलीफ हो सकती है। कई बार इसके अंदर खून की नलियों में गांठ हो जाती है जिसको एंजियोफाइब्राइम बोलते हैं, तो उससे भी तकलीफ हो सकती है। पर जो भी चीज है, जब भी इस तरह का अवरोध होता है तो उसे पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है और जैसा उसका डायग्नोसिस रहा उसके हिसाब से उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स आउटलाइन की गई है, वो करनी पड़ती है। जी ठीक। सर, जैसे आपने बताया इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस भी करना पड़ता है। अगर ऐसे सिम्टम्स से कोई पर्सन आपके पास आता है तो जी। रेगुलर रूटीन में आप क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि जिसको इस तरह की नाक की तकलीफ होती है और वो आता है, तो सबसे पहले तो हम लोग उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से है, घर में किसी और को है कि नहीं। तो उसकी पूरी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री सब चीज़ जानी जाती है। उसके बाद में उसका लोकल ईएनटी एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। उसमें जब नाक की बात आती है और नाक का एग्जामिनेशन करना होता है, तो डायरेक्टली हम लोग पहले तो उसको लाइट से और एंटीरियर राइनोस्कोपी करके देखते हैं। दूसरा, आजकल क्या हो गया है कि हमारे पास में सब एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो नेजल एंडोस्कोप से हम लोग ओपीडी में तुरंत ही देख लेते हैं। तो एक तरह का दूरबीन होता है जो कि हमको नाक के अंदर की जो चीज़ों का बड़ा रूप दिखाता है, मैग्नीफाइड व्यू देता है। तो हम लोग वो एंडोस्कोप कैमरा के साथ लगा के स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे उसको देख लेते हैं कि नाक के अंदर क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटे छोटे होल होते हैं, तो उसको देखने के लिए थोड़ा मैग्निफिकेशन रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऑन टेबल जब जब पेशेंट आता है तो हम लोग जब नेजल एंडोस्कोपी करके देख लेते हैं क्या है। तो जहाँ तक जो नाक का जो मार्ग है, जो नोस्ट्रिल्स है और जो टर्बिनेट्स के पार्ट है, ये सब तो हमको एंडोस्कोप से दिख जाता है। नेजोफेरिंग्स का पार्ट हमको दिख जाता है, लेकिन साइनस जो है अंदर, अंदर क्या स्थिति है साइनस की वो पता नहीं चल पाती है। तो उसके लिए प्राय हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, जो पैरानेजल साइनसस का सीटी स्कैन होता है। तो उसके अंदर नोज के कट्स आ जाते हैं और दोनों तरफ के साइनसस के कट आ जाते हैं। तो ये क्या है कि जो सीटी स्कैन है, ये हमको एक रोड मैप की तरह काम करता है जब हमें साइनस में ऑपरेशन करना होता है या इसका जब इलाज करना होता है। इसलिए जो ये दो मेन इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं कि नाक की एंडोस्कोपी, दूसरी सीटी स्कैन, और बाकी तो फिर जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ब्लड टेस्ट और एक्सरे, ये सब तो हमारी जनरल एनेस्थीसिया की फिटनेस के लिए है। तो फिटनेस के लिए वो करके और फिर करते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं उसमें जैसी जो बीमारी डायग्नोज हुई, कि सपोज एंडोस्कोपी में पता चला कि मैक्सिलरी साइनस में पॉलिप है, या इथमॉइड्स में से पॉलिप है, या स्फिनॉइड में है, या सब साइनसेस ब्लॉक हैं, डिविएटेड सेप्टम है, तो उसके लिए स्पेसिफिक एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है जिसे हम दूरबीन से ही करते हैं और उसको पूरा का पूरा उसका निदान कर सकते हैं। जी सर। जी। सर, एक व्यूवर है मयंक त्रिपाठी, उनका जी। एक क्वेश्चन है कि क्या खराटे लेने से, स्नोरिंग से हमें कोई दिल की बीमारी हो सकती है? ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं। स्नोरिंग जो है यानी खर्राटे जो हम बोलते हैं, खर्राटे तभी होते हैं जब ये मार्ग नाक से लेके लैरिंग्स तक का मार्ग जो है इसमें कोई अवरोध आता हो, यानी कि खाली नाक का पर्दा टेढ़ा हो, टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हो, पीछे एडिनॉइड्स हो, ठीक है, या फिर जो हमारा जो तालू है, जो सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, वो लैक्स हो गया हो, या फिर उसका जो उसमें जो घंटी लटकती है येबुला जो बोलते हैं, वो लंबा हो गया हो। लेटने पे जब सांस जाती है और अंदर जाके जब वो टर्बुलेंस क्रिएट करती है तो पैलेट फड़फड़ाता है, तो वो एक स्नोरिंग की आवाज आती है, ठीक है। या फिर वो नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स की जो चमड़ी है वो प्रोलैप्स कर गई हो, चर्बी ज्यादा हो गई हो, तो कारण देखना पड़ता है कि किस कारण से है। लेकिन ये सब चीजें जो भी होती है उसके बावजूद हम अगर सांस रात भर ठीक से ले नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है बॉडी का वो पूरी रात में ठीक से हो नहीं पाता है, तो नेचुरली आपको अगले दिन पूरा टायर्ड लगेगा, कि थकान थकान लगी रहेगी। दिन में काम कर रहे हो तब नींद आती रहेगी, तो दिन में काम करते करते सो जाओगे। चार लोग बैठे हुए हो, बात कर रहे हो और आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, तो आप वहीं पे खराटे मारने लग जाओगे। ये सब चीजें जो होती है
क्योंकि नाक से आपके लंग्स तक सांस बराबर जा नहीं पाती है, ओवरनाइट आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर रह नहीं पाता है, इसलिए होता है। और जब ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर नहीं हो पाता है, सांस बराबर जा नहीं पाती है, तो लंग्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं, आगे जाके ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसका एक पूरा लंबा साइकिल है और वो एक दिन में नहीं होता है, बहुत बरस लग जाते हैं, लेकिन होता है तब बड़ी तकलीफ हो जाती है। जी। जी सर। मतलब स्नोरिंग को हम एक लिमिट तक अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना जी, चाहिए। अगर स्नोरिंग है, ठीक है, तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि क्यों स्नोरिंग है। उसका इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि स्लीप मेडिसिन इतना एडवांस्ड हो गया है और सर्जिकल इंटरवेंशंस इतने अच्छे हो गए हैं कि हम स्नोरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या पूरा का पूरा ठीक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या कारण है उस स्नोरिंग का, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्नोरिंग ऑलवेज तकलीफ देने वाली चीज़ होती है और उसके चलते जो व्यक्ति को हो रही है उसको खुद तो तकलीफ है ही, साथ में उसके जो आसपास में जो लोग हैं उनको भी तकलीफ है। हमारे पास में ऐसे कई बार लोग आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये जो खर्राटे हैं इसको ठीक कर दो, क्योंकि मैं कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ और रात को ओवरनाइट जर्नी है तो मैं सोता हूँ तो पूरा कंपार्टमेंट जगता है, तो तकलीफ होती है। घर के अंदर अगर रहते हैं तो मुझे अलग रूम में सोना पड़ता है, क्योंकि पत्नी हो या बच्चे हो सब बोलते हैं कि भाई आप बहुत खर्राटे मारते हैं, हमको नींद नहीं आ पाती है। तो बहुत सारी तकलीफें होती है। हम लोग क्या है कि अभी तक बहुत सी चीज़ें ऐसे ही इग्नोर करते आए, लेकिन अब क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ गई है, ट्रीटमेंट की ऑप्शंस इतने सारे हो गए हैं, फैसिलिटीज़ इतनी सारी हो गई है और ट्रीटमेंट सेफ़ हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रीटमेंट सेफ़ हो गई है। जब ट्रीटमेंट सेफ़ हो जाती है, तो करवाने में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ना डर होता है, ना कोई हर्ज होता है और हमारा जो कम्फ़र्ट है, वो अच्छा हो जाता है। तो जीवन का कम्फ़र्ट अगर अच्छा हो सके, तो उसे करवा ही लेना चाहिए। जी जी। सर। ट्रीटमेंट से सर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्नीफल्स के ट्रीटमेंट में आप क्या प्रेफर करते हैं? जैसे मैंने बताया कि स्निफर्स के ट्रीटमेंट में उसका कारण खोजना पड़ता है, ठीक है? तो किस कारण से उसको स्निफिंग हो रही है, इसलिए जैसे एलर्जी है, तो उसको एलर्जी की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ठीक है? और अगर उसका नाक का पर्दा टेढ़ा है, तो उसे ठीक करना पड़ता है, अंदर पॉलिप है, तो उसे ठीक करना पड़ता है, नाक के पीछे नेज़ोफेरिंक्स में कोई ट्यूमर है, तो उसे ठीक करना पड़ता है। इन शॉर्ट, नाक से लेके अंदर लंग्स तक का जो पैसेज है, उसे ऐसा बनाना पड़ता है कि जैसे कोई नेशनल हाईवे हो, आराम से उसमें से जा सकता हो। जैसे नेशनल हाईवे पे आपकी सड़कों पे मतलब गाड़ियां अच्छी तरह से दौड़ती है, वैसे ही ये जो मार्ग है, इस मार्ग पे कोई भी अवरोध ना हो और आराम से हवा का जो बहाव है, हवा का जो इनपुट है लंग्स को, वो ठीक से मिल सके, ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, तभी ये स्निफिंग नहीं होगा। ठीक है, एलर्जी जो है तो एंटी एलर्जीज देनी पड़ती है, कुछ लोगों को लोकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, कुछ लोगों को टैबलेट देनी पड़ती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट भी है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। किस व्यक्ति को कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, क्या मैनेजमेंट देना है, वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को क्या है, तो पता करना पड़ता है। जी ठीक सर। है? जी। सर अभी के सिनेरियो को देखें तो अभी कोविड-19 की वजह से काफ़ी सिम्पटम्स और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। जी। ऐसे में हम क्या प्रिवेंशंस लें कि हमें कोई डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ना हो या फिर हमें स्निफल्स भी ना हो? जी। अभी देखिए, जैसे आपने अभी एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा है कि अभी कोविड-19 जो है वो फैला हुआ है ही। हम लोग इस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे कोविड-19 हर जगह पे है। आप देखोगे तो प्रायः हर किसी के घर में किसी न किसी को तो हुआ ही है। ठीक है? वैक्सीन का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है कि मास्क पहनना है, दूरी रखनी है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ये जो है ये तो करना ही करना है। इसके बावजूद अगर किसी को कोविड होता है और कोविड हुआ, तो उसकी ट्रीटमेंट अभी एक उसका आउटलाइन बन गया है, गाइडलाइंस आ गई हैं कि इसको कैसे-कैसे ट्रीट करना है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कोविड होता है, लेकिन उनको पहले से ही कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई और हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कोई और बीमारियाँ हैं। मतलब उस व्यक्ति का इम्यूनिटी जो है, वो पहले से ही डाउन है। तो ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी साथ में होती है, इनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जिसे कहते हैं हम, कि जिनको मौका मिलता है और इन्फेक्शन कर देते हैं, ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कभी भी आके ऐसे व्यक्ति को ग्रस्त कर सकते हैं। हमने देखा है अभी भी कि पिछले 1-2 महीने में जो फंगल इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं और फंगल इन्फेक्शन में भी जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये काफ़ी बढ़ गए हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं। तो ये सब पेशेंट्स को कोविड होता है, नाक बंद हो जाती है, नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है, स्मेल नहीं आती है या कुछ और इस तरह की हो रही है, तो ऐसे लोगों को जब भी होता है तो तुरंत ही पहले नाक का एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, जिससे पता चले कि नाक में क्या है। जो हम म्यूकोरमाइकोसिस के देखते हैं पेशेंट्स जो कोविड के दरमियान या कोविड के बाद, ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स ज़्यादातर सबको डायबिटीज़ या रीनल इश्यूज होते हैं। तो नाक में दूरबीन से देखने से पता चल जाता है, हम जो एंडोस्कोपी करते हैं टेलीस्कोप से, तो पता चल जाता है, क्योंकि अंदर की चमड़ी जो है वो सूखने लगती है, काली पड़ने लगती है, गिरने लगती है। तो और चक्कर ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन, ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये साधारण नहीं है, ये बहुत फास्ट फैलता है। ये क्या होता है कि जो आर्टरीज और आर्टेरियोल्स हैं उसको सील कर देता है, वहाँ की ब्लड सप्लाई खत्म कर देता है। तो ब्लड सप्लाई खत्म करता है तो वहाँ का जो भाग है वो डेड हो जाता है और गिरने लगता है, और ये नाक से होके सीधे साइनस में जाता है। सब साइनसिस क्या है कि साइनसिस की पोजीशनिंग ऐसी है कि वो आंख के चारों तरफ है, ब्रेन के नीचे है। तो कितना समय हुआ और कितना फास्ट बढ़ा, उसके आधार पे अलग अलग भाग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नाक से लेके अगर बढ़ा तो टर्मिनेट इन्फेक्ट हुए, उसका जो सेप्टम है वो गया, साइनस में गया तो साइनस इन्वॉल्व हो गया, और मैक्सिला है या इथमॉइड है, स्फिनॉइड है, तो आंखों के चारों तरफ आ जाता है, ऑर्बिट के अंदर चले जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का विजन भी चले जाता है इसके कारण, क्योंकि आंखों को ग्रस्त करता है, आंख की देखने वाली नस को ग्रस्त करता है, तो विजन भी चला जाता है। हमने यहाँ तक पेशेंट्स देखे हैं जिनको ये म्यूकोरमाइकोसिस यहाँ साइनस में से लेके ब्रेन में चले गया और ब्रेन को अफेक्ट कर दिया। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ऑप्थेल्मिक इन्वॉल्वमेंट आता है, ईएनटी इन्वॉल्वमेंट आता है। तो जब भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसा व्यक्ति जब भी इस स्थिति में आता है, तो उसको कोई एक व्यक्ति ट्रीट नहीं करता है, उसके लिए एक टीम होती है जिसके अंदर ईएनटी सर्जन भी होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी होगा, अगर ब्रेन में गया तो न्यूरो सर्जन भी होगा। ये सब लोग मिल के काम करते हैं, और सबसे ऊपर जो इंटेंसिव मेडिसिन वाले होते हैं, जो इंटेंसिव केयर वाले होते हैं, उनको देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो बाकी सर्जिकल ब्रांच वाले तो उसको डिब्राइड कर देंगे, उसको सब जगह से निकाल देंगे, लेकिन जो मेडिकल मैनेजमेंट है, फाइनली लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट से वो पेशेंट ठीक होता है। फंगस है तो उसको एंटी फंगल देनी पड़ती है, एंटी फंगल के अपने ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो आईसीयू मॉनिटरिंग कभी चाहिए, जब थोड़ा सेटल हो जाता है तो वार्ड में जाता है, जब और एकदम सेटल हो जाता है तो उसको घर भेज सकते हैं और ओरल ड्रग्स दे सकते हैं। तो आज की स्थिति में जबकि बहुत सारा ये कोविड पे चर्चा हो रही है और आजकल म्यूकोरमाइकोसिस भी बहुत आ रहा है, तो ऑलवेज हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए उन पेशेंट्स में जिसको कोमॉर्बिडिटी साथ में है, एज है, कोमॉर्बिड है, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स का ईएनटी चेकअप करना ही चाहिए, ताकि हम पहले से ही सचेत हो जाएं। अगर शुरू ही हो रहा है तो हम तुरंत ही उसको वहाँ खत्म कर दें, या उसको हो ही नहीं इसकी देखें। तो ये सब मास्क लगाना और ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये सब तो करनी ही करनी है, जो दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये सब तो करना ही करना है। साथ-साथ में रेगुलर चेकअप भी कराते रहना चाहिए, तब जाके हम इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। जी सर, जैसा अभी डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा सर ने बताया कि स्नीफल्स क्या होता है और इसके सिम्टम्स, अगर आपको या आपके फैमिली में आसपास किसी को भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सो मच सर फॉर जी, जॉइनिंग विद नमस्कार। अस इन टुडेज सेशन। थैंक यू।